वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मैं डॉक्टर साहब को इम्प्रेस करने की नाकाम कोशिश कर रही थी अपने स्टेप्स गिनवा के और ये बता के कि मैं कितना कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज करती हूँ। लेकिन आज क्योंकि हमारे साथ कार्डियोवैस्कुलर सर्जन हैं जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं ऑफ कार्डियोवैस्कुलर सर्जरी, आपने इटली से और ज़्यूरिख से भी ट्रेनिंग ली है, मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी में स्पेशलाइजेशन की है। डॉक्टर अताउल्लाह खान न्याजी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मैम। डॉक्टर साहब, आप तो खैर मतलब पूरी दुनिया से ही ट्रेनिंग लेके आए हुए हैं, लेकिन हम आज स्पेसिफिकली बात करना चाहेंगे मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी की। ये आखिर है क्या चीज़? राइट मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल शुक्रिया पीटीवी। मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी एक जिद्दत है कार्डियक सर्जरी की। इसमें मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता चलूँ कि जो स्टैंडर्ड कन्वेंशनल बाईपास ऑपरेशन होता है वो 8 से 8 इंच का होता है, उसका जो कट लगाते हैं हम, जिसको हम चीरा कहते हैं। जो मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है, इतना तो बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे मतलब मेरी खाला की भी हो चुकी है, मेरे अब्बू की भी हुई थी, यहाँ से यहाँ तक काट देते हैं। मतलब ये इतना सा तो नहीं होता, तो पूरा ऑलमोस्ट टू योर बेली बटन काटते हैं। 8 से 10 इंच का होता है वो कट। काफ़ी लंबा कट होता है। और देखें, कट से ज़्यादा लोगों की जान निकल जाती है कि यार ये काटेंगे, फिर रिब्स को तोड़ेंगे, फिर अंदर से, मतलब जो सुनने वाले के लिए वो इतनी एक स्कैरी चीज़ होती है कि बड़े लोग बाईपास इस डर से ही नहीं कराते। एग्जैक्टली अपनी जान को एट रिस्क डाल देते हैं कि भाई हम इतनी तकलीफ से नहीं गुजर सकते। ऑफ कोर्स बाईपास एक बहुत बड़ा प्रोसीजर है। सो जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी है उसमें ये कि ये जो चीरा है, जो कट है, ये 8 से 10 इंच से हम मिनिमाइज़ करें कि उसको 3 से 4 इंच तक करते हैं। हाउ? ये ऑफ कोर्स इसकी कुछ टेक्निक्स हैं, इसकी कुछ स्पेशलाइज्ड एनाटॉमी है। अच्छा। अब जो इम्पोर्टेंट बात हमारे लिए जानने के लिए कि इसका बेनिफिट क्या है। ऑफ कोर्स जितना छोटा उसका कट होगा उतना हॉस्पिटल का स्टे कम होगा, एंटीबायोटिक का यूज़ कम होगा, ब्लड कम यूटिलाइज होगा पेशेंट को, और पेशेंट जल्द से जल्द डिस्चार्ज हो सकता है। डॉक्टर साहब, की होल सर्जरी नहीं हो सकती बाईपास की? की होल मैं वैसे पूछ रही हूँ, क्या रोबोटिक नहीं हो सकती? बाहर के मुल्क में तो बहुत ज़्यादा लोग आगे इस मामले में पढ़ के, आई डोंट नो अगर बाहर बाईपास रोबोटिकली होता है कि नहीं होता, बट वैसे ही मैंने सोचा कि क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि पाकिस्तान में अब आ रही है रोबोटिक सर्जरी भी, और ये सारा कुछ करता तो सर्जन ही है, लेकिन ये असल में जिस बात की रेफरेंस आप दे रहे हैं, ये परक्यूटिनस अप्रोच होती है और ये स्पेसिफिक एनाटॉमी होती है जिस पे ये प्रोसीजर हो सकते हैं। और ये जैसे हम एंजियोग्राफी के थ्रू, ऑफ कोर्स बहुत सारी जिद्दत आ चुकी है इसमें। एक एओर्टिक वाल्व जो दिल का एक दरवाज़ा होता है, उसका ऑपरेशन है, उसको टावी हम कहते हैं, उस प्रोसीजर से परक्यूटिनस अप्रोच से किया जाता है। लेकिन ये एक रिजर्व किस्म की हार्ट की सांचा और ढांचा होता है जिसके मुताबिक हम ये प्रोसीजर कर सकते हैं, ना कि सारे पेशेंट को। अच्छा। तो ऑफ कोर्स हमारे यहाँ हमने जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी शुरू की है, ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट हैं। रोमेटिक हार्ट डिजीज़ दिल के दरवाज़ों का, जिनको हम कहते हैं, का बुखार होता है। दिल के दरवाजे ये गले का बुखार होता है जो आपका गले से शुरू होता है। अगर टॉन्सिलाइटिस होता है, और अगर इसको आप प्रॉपरली ट्रीट ना करें तो ये आपके दिल के दरवाज़ों को, जिनको हम वेल्व कहते हैं, उनको दीमक की तरह ये चाट जाता है। तो ऑफ कोर्स ये जो मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी फ़िलहाल हम रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के पेशेंट के लिए कर रहे हैं, ये वो पेशेंट हैं जो पुअर सोशल इकोनॉमिकल बैकग्राउंड के साथ हैं, और ये पेशेंट यंग पेशेंट हैं सारे। और इन पेशेंट के लिए हमारे लिए ये ज़रूरी है कि ये एक पेशेंट सोल ब्रेड अर्निंग बंदा है, जिसको ऑपरेशन के बाद 3 हफ्ते बजाय कि हम बेड पे रखें, हम इसको 1-2 हफ्ते में हॉस्पिटल से बाहर डिस्चार्ज करके अपने काम पे वापस भेज देते हैं। तो 2 हफ्ते बाद काम पे भी जा सकते हैं? हाँ जी, ऑफ कोर्स। क्योंकि बाईपास जो ट्रेडिशनल होता था उसमें तो बड़ा लंबा आपको बेड रेस्ट एग्जैक्टली। और आहिस्ता आहिस्ता आपने वॉक करनी शुरू करनी है, आहिस्ता आहिस्ता आपने नॉर्मल लाइफ। वैसे तो खैर बाईपास के बाद अगले दिन ही खड़ा कर देते हैं कि चलें 2-4 कदम ले, ये वो, मगर जो प्रॉपर काम पे जाना, तो ये तो बहुत बड़ी जिद्दत है। जो वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ के पेशेंट जिनकी मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी होती है, वो 2 से 3 हफ्ते में काम पे वापस जा सकते हैं। ठीक है। और ऑफ कोर्स इसका बेनिफिट फीमेल पेशेंट के लिए भी। हमारी जो साउथ एशियन कंट्रीज़ में ख़वातीन हैं, उनकी टेंडेंसी है कि अगर एक ज़ख़म होगा तो ज़ख़म का केलॉइड, जिसको हम कहते हैं, कि मार्क ज़्यादा बुरा बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऑफ कोर्स इसमें यह है कि ख़वातीन का कॉस्मेटिक रीज़न से कि आप यहाँ पे चीरा लगा सकते हैं, आप यहाँ पे चीरा लगा सकते हैं, ताकि कॉस्मेटिकली
ये ख़वातीन को भी एडवांटेज हो जाता है। अच्छा, तो यहाँ फिर फ्रंट पे सेंटर पे भी नहीं लगता, मतलब कहीं पे भी लगाया जा सकता है? एग्जैक्टली, वो जो उसकी वेल्व की बीमारी की जो उसकी वेल्व जैसी बीमारी है उसके मुताबिक ऑन साइट हम डिसीजन करते हैं कि हमने कहाँ पे चीरा लगाना है इसका। अच्छा, तो डॉक्टर साहब फिर स्टैंडर्ड कार्डियक सर्जरी क्या है? जिस तरह ये मिनिमल इन्वेसिव है, तो स्टैंडर्ड कार्डियक स्टैंडर्ड कार्डियक आप बड़ी वो बात कर रहे थे, बड़ी ऑफ कोर्स। जो बाईपास ऑपरेशन है, अभी बाईपास ऑपरेशन के लिए आपको स्टैंडर्ड एक कट लगाना पड़ता है, जो जैसे आपने कहा कि 8 से 10 इंच का होता है। और ऑफ कोर्स उसमें जो कन्वेंशनल प्रोसीजर है, क्योंकि दिल के बहुत सारी नालियां ब्लॉक होती हैं। मैं वही कहने लगी थी, क्योंकि टांगों से भी निकालते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं, तो सिर्फ वो एक चीरा नहीं होता, 50 और आपको इधर कट्स एंड मार्क्स एंड स्कार्स। जैसे मैंने कहा, मेरी फैमिली में भी जब मेरी खाला का हुआ तो उनकी टांग में से उन्होंने वेन्स ली थी और उधर भी निशान है और वो भी निशान। आई मीन इट्स अब ये जिद्दत ये आ गई है कि ऑफ कोर्स जो टांग का कट होता है वो भी 2 इंच तक होता है। उसको भी हम एंडोवस्कुलर वेन हार्वेस्टेशन कहते हैं, कि हम जो नाली निकालते हैं दिल पे लगाने के लिए, उसको हम एंडोस्कोपिकली एक कैमरे के थ्रू उसको निकाला जाता है। तो इसमें भी काफ़ी जिद्दत पाकिस्तान में आ गई है। तो डॉक्टर साहब, जब टांग की किसी और जगह से नाली निकालते हैं तो उधर भी तो नाली की ज़रूरत होती है, जब आप वहाँ से निकाल लेते हैं तो उधर कोई नुकसान नहीं होता? काफ़ी ज़्यादा टांगों में वेन्स होती हैं जो सर्कुलेशन को मेंटेन कर देती हैं। आई थिंक इतना फ़र्क नहीं पड़ता टांग को, ऑफ कोर्स। अच्छा, और ये नहीं होता कि खुदा ना खास्ता कि कोई गैंग्रीन या ये वेन होती है, एक आर्टरी होती है, एक वेन होती है। तो वेन की सर्कुलेशन, बड़ी वेन्स कम होती है, बड़ी आर्टरीज कम होती हैं जो दिल से खून पहुंचाती हैं, और जो वापस लेके आती हैं वो वेन होती हैं। ठीक है। तो इसमें अगर 1-2 वेन आप निकाल भी लेंगे तो उसमें सर्कुलेशन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा इफेक्टिव क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि एक मिनिमल इन्वेसिव प्रोसीजर से पेशेंट का शॉर्ट स्टे होगा, ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिवनेस है। पेशेंट अपने घर वापस जाके काम पे जा सकता है, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। ये इन्फेक्शन के चांस कम है, इसका मतलब है एंटीबायोटिक का यूज़ कम है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कम होगा, इसका मतलब है कि हमारे जो हॉस्पिटल के रिसोर्स हैं वो कम यूटिलाइज होंगे। तो हमारे लिए हमारी जो पॉपुलेशन है उसके लिए मिनिमम इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी सबसे बेहतरीन सोल्यूशन। और ये आपकी स्पेशलाइजेशन है? यही मेरी स्पेशलाइजेशन। तो डॉक्टर साहब, अभी तक कितनी सर्जरीज की होंगी? ऑलमोस्ट हमने 100 प्रोसीजर्स पाकिस्तान में हम कर चुके हैं। आप इंडिविजुअली? एग्जैक्टली। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि ये रोमैटिक हार्ट डिजीज़ जिसकी आप बात कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको डिटेल में समझाएंगे कि ये एक्चुअली है क्या चीज़? आपने कहा कि गले का बुखार होता है जिसको हम टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं, उससे दिल की क्या कनेक्शन बनती है? बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ है उसको हम कहते हैं डिजीज़ ऑफ द पुअर, एक गरीब बंदे की बीमारी। उसकी वजह यह है कि इसमें पुअर सैनिटेशन का बहुत बड़ा रोल है। ये गले का बुखार होता है, जो सिंपल एक बुखार जो गले का हो, जिसको आप ट्रीट ना करें और ये काफ़ी अरसे रहे, एक प्रॉपर एंटीबायोटिक से आप ट्रीट ना करें, तो ये बुखार आपके दिल के जो वेल्व हैं, जो दिल के हम दरवाजे कहते हैं, उनको दीमक की तरह ये चाट जाता है। और ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट जानना है। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जानना है कि हमने इन चीज़ों को कैसे मैनेज करना है। एग्जैक्टली यही मैं जानना चाह रहा हूँ। सबसे पहले कि हमने इसको एक आगाही एजुकेट करना है पीपल को, कि हमने ये बताना है कि आपको जब गले का बुखार होगा, ये गले का बुखार रोमैटिक फीवर की, दुनिया में आलमोस्ट 33 मिलियन लोग ऐसे हैं जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ को सफ़र करते हैं, और सालाना 3 लाख लोग ऐसे हैं जो वफात पाते हैं। अगर एक पाकिस्तान में एक स्टडी 300,000 पीपल एवरी ईयर दे डाइड, यस, पाकिस्तान में गला खराब होने की वजह से। सोचें व्यूअर्स, एहतियात ना करने की वजह से, वरना ये चीज़ गले तक ही रह के मतलब मुक जाए अगर हम प्रॉपर इलाज करें, जिसमें यूजुअली एंटीबायोटिक ही होता है। बट आप पहले किसी प्रॉपर ENT के पास जाएं, अपना चेकअप करवाएं। असल में वही वाली बात है ना डॉक्टर साहब, गला ख़राब है या गले में दर्द है, लोग कहते हैं खुद ही ठीक हो जाएगा, और इग्नोर करते हैं। और बाय द वे ये भी तो डॉक्टर्स कहते हैं ना बार बार कि एंटीबायोटिक का कम इस्तेमाल करें, एंटीबायोटिक से भी आपका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है। तो डॉक्टर साहब, फिर बंदा क्या करे? प्रोलॉन्ग इलनेस को आप सस्पिशियस लेके प्रोलॉन्ग इलनेस क्या होती है आपकी नज़र में? कितनी अरसे से ज़्यादा बंदे का गला ख़राब रहे तो? यानी आपके गले का बुखार अगर हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा प्रोलॉन्ग होता है तो उसको वी शुड बी वरीड अबाउट। अब यही कि पाकिस्तान में 2019 तक 21,000 ऐसी अफवात थी जो रोमैटिक हार्ट डिजीज़ से हुई थी। आप ये इमेजिन करिए ये नंबर्स कितने बड़े हैं।
और 2019 तक पाकिस्तान में 16 लाख लोग ऐसे हैं जो रोमेटिक हार्ट डिजीज से डायग्नोज हुए हैं। 16 लाख ये वो लोग हैं जो डायग्नोज हो गए जो बड़े शहरों में, और जो बड़ी मेजर पॉपुलेशन है जो अनडायग्नोज है। ऑफ कोर्स जो सेकंड स्टेप था, पहले एजुकेट था, आगाही थी। जो सेकंड स्टेप हमारा था कि हमने स्क्रीनिंग करनी है, जहाँ पे आपने बात की कि हमें कब एक कॉन्सेप्ट है सोर थ्रोट क्लिनिक के गले के ख़राब होने का क्लिनिक। जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं, जो गवर्नमेंट के स्कूल होते हैं, उनमें एक डिस्पेंसरीज होती हैं। कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसा बच्चा जिसके गले का बुखार ज़्यादा प्रोलॉन्ग कर जाए, उसको प्रॉपर स्क्रीनिंग से, एक ब्लड की स्क्रीनिंग और एक जिसको हम इकोकार्डियोग्राम कहते हैं, दिल का अल्ट्रासाउंड कहते हैं, उसमें प्रॉपर हम एवेल्युएट करें। और ऑफ कोर्स सबसे इम्पोर्टेंट बात जो इन सारी उसमें आ जाता है कि हमने उनको ट्रीट करना है, हमने अपने आप को ट्रेन करना है, हमने जो भी जिद्दत आ रही है, जैसे मिनिमल इन्वेसिव जिद्दत है, क्योंकि यही पेशेंट हैं, ये यंग पेशेंट है 18-20 साल के, इनका हमने अब मिनिमल इन्वेसिव कार्डियक सर्जरी से प्रोसीजर किया है। इन्होंने 50-55-60 साल की उम्र में हमारे लिए बाईपास ऑपरेशन के लिए भी आना है, तो हमारे लिए वो प्रोसीजर भी ज़्यादा इजी हो जाएगा इस तरह करने से। तो ऑफ कोर्स एक स्टडी हुई थी, मैं आपको बताना चलूँ कि लाहौर में एक स्टडी हुई थी 2009 में कि 25,000 बच्चों का, स्कूल गोइंग बच्चों का, उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड किया था, दिल का एकोकार्डियोग्राम किया था, और हर 1000 में से 21 बच्चों को रोमेटिक हार्ट डिजीज़ उसमें निकली है। यानी 3.4 या 4% रेशियो आउट ऑफ 100 लाहौर में। और ये वो बच्चे हैं 25,000 जिनका हमने एकोकार्डियोग्राम किया है, और इससे ज़्यादा बड़े नंबर हैं जिनको हमने अभी तक एवेल्युएट नहीं किया। तो ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ एक डिज़ास्टर सिचुएशन है, और हमें मिल के इस पे काम करना चाहिए। अच्छा, लोग तो एज सच इसको मतलब सुना है इसके बारे में, लेकिन कभी ये नहीं रियलाइज़ किया था कि नंबर्स इतने शॉकिंग लेवल पे बढ़ चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये हमेशा से इस किस्म के नंबर्स थे या अब ज़्यादा नज़र आ रहे हैं? एज के ये नंबर्स अब, क्योंकि हमें आगाही होनी शुरू हो गई है, हमारा एक स्क्रीनिंग प्रोसेस प्रॉपर होना शुरू हो गया है, तो ऑफ कोर्स मुझे ये लगता है कि नंबर्स हमेशा से ही ज़्यादा थे बस। तो डॉक्टर साहब, इसके लिए एहतियात क्या की जा सकती है? एक तो अगर गले का बुखार हो तो उसकी तशखीस करवा लो, उसके अलावा कोई तरीका है इससे बचने का? जैसे कि मैंने कहा था कि पुअर सैनिटेशन सबसे बड़ा एलिमेंट है, और अर्ली ज़रा उन अल्फाज में समझाएं जिसमें हमारी आवाम समझ जाए। सफाई, तहारत पसंदी, जो हम एक सफाई निस्मान है, और ये सफाई सबसे इम्पोर्टेंट है। इसको रोकने का एक ही तरीका है कि आपने अर्ली स्क्रीनिंग करनी है, आपने बच्चे को अर्ली डायग्नोज करना है, आपने वो जो स्कूल की डिस्पेंसरी है वहीं पे आपने उसको डायग्नोज करना है, ताकि वो जो रोमेटिक जो आपका गले का बुखार है रोमेटिक फीवर बन के रोमेटिक हार्ट डिजीज़ ना बन जाए। यानी वो दिल के पट्टों को नुकसान पहुंचाने से पहले ही आप डायग्नोज कर लें, और एंड ऑफ द डे इसका ट्रीटमेंट जो था वो एंटीबायोटिक ही है। अच्छा डॉक्टर साहब, इस बीमारी में एग्जैक्टली दिल को होता क्या है? क्योंकि एक तो होता है ना दिल के पट्टों को कोई चीज़ अफेक्ट करे, मसल्स को, और जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अगर दिल के मसल्स आपके डैमेज हो जाएं तो वो वापस नहीं हो सकते ठीक। लेकिन अगर कुछ ब्लॉक हो जाए, स्टेंट डाला जा सकता है, उसको खोला जा सकता है, एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि इस बीमारी में दिल को एग्जैक्टली क्या होता है? थोड़ा मैं बैकग्राउंड आपको बता दूं कि 4 किस्म की दिल की बीमारियां होती हैं। एक जिसको जो पाकिस्तान में सबसे कॉमन जी, दिल की नालियों की जो बीमारी होती है, जो नालियों में तंगी हो जाती है, जिसको हम अंजाइना भी कहते हैं, इस्कीमिया भी कहते हैं। दूसरी बीमारी होती है वेल्वुलर हार्ट डिजीज़ की, हार्ट के वेल्व की। लोग हमेशा दिल की नालियों को वेल्व से तशबीह देते हैं, लेकिन ये दिल के दरवाजे होते हैं। जैसा कि आपने कहा कि दिल के पट्टों की भी बीमारी होती है, और एक मायोकार्डाइटिस एक होता है कि दिल के पट्टे इतने मोटे हो जाते हैं कि वो आपस में रगड़ भी नहीं सकते। तो अब ये है कि ये दिल के 4 दरवाजे होते हैं, 4 चैम्बर्स के 4 दरवाजे होते हैं, जिनका काम दिल के दौरानिया के साथ खुलना और बंद होना है। ठीक है। अच्छा, ये बीमारी ऐसे करती है कि उसको ये सख्त करना शुरू कर देती है। कभी दरवाज़ा या पूरा खुल जाता है, पूरा खुल गया तो फ्लो ज़्यादा आना शुरू हो गया और दिल के चैम्बर्स को बड़ा होना शुरू हो जाते हैं, या ये बिल्कुल बंद हो जाता है और दिल के जो पीछे वाले चैम्बर्स हैं वो ज़्यादा बंद होना बड़े होने शुरू हो जाते हैं। तो ये जो वेल्व है, जो दरवाज़ा है, आपको उसकी किसी भी पोजीशन में ब्लॉकेज कर देते हैं या इन्फेक्शन कर देते हैं वहाँ पे। ये रोमेटिक हार्ट डिजीज़ की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर किसी को हो तो इसका इलाज अगर एक बार रोमेटिक हार्ट डिजीज़ पे आप डायग्नोज हो गए, आप खुश नसीब होंगे कि आप अर्ली स्टेज पे डायग्नोज हो गए, आप मेडिकली उसको मैनेज करेंगे कुछ अरसे,
और दवाइयों वगैरह से। अगर वो नुकसान इतना ज़्यादा हो गया है तो ऑफ कोर्स उसका ओपन हार्ट सर्जरी के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। अच्छा, और जितना हम जल्दी करा लेंगे उतना ही बेहतर हो जाएगा। वो तो खैर डॉक्टर साहब, कोई भी किसी भी बीमारी में, कैंसर हो, कोई भी चीज़ हो, जितना जल्दी व्यूअर्स देखिए, मर्द और ख़वातीन आई फील एक सर्टन एज के बाद बहुत केयरलेस हो जाते हैं अपनी हेल्थ के बारे में, और ये वही स्टेज होती है ज़िंदगी की कि जब आपको ज़्यादा एहतियात करनी चाहिए। यंगर ईयर्स में अगर हम थोड़ा चीज़ों को ईजी ले भी लेते हैं तो बॉडी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, इट बाउंसेस बैक। एज वी गेट ओल्डर इतना वेयर एंड टेयर हो रहा होता है बाकी भी सब चीज़ों का, और हम कौन सा अपना ख्याल रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी खुराक वगैरह लेते हैं कि मतलब बंदा ये कह सके कि वी यू विल बी फाइन। अच्छा, ये बताइए कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? सिम्टम यही है कि गले का बुखार होता है। जो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ के सिम्टम सिंपल हैं कि गले के अलावा मैं कह रही हूँ कि कोई जो एक यूजुअली हार्ट डिजीज़ के सिम्टम होते हैं कि पेशेंट को छाती में दर्द होना या सांस चढ़ना या अननेसेसरी आप थक जाना, जो सिंपल एक हार्ट डिजीज़ के साइन सिम्टम हैं, उसमें इसमें भी साइन सिम्टम है। अच्छा डॉक्टर साहब, ग्रोथ नहीं होती बच्चे की ज़्यादा। जी मादर। अच्छा, ये बच्चों में भी होता है और बड़ों में भी? ये बच्चों में ज़्यादा होता है। ये बच्चों में ज़्यादा होता है? जी। दिस इज़ मच मोर कॉमन इन चिल्ड्रन व्यूअर्स। तो वही वाली बात है कि हमें ख़ास ख्याल रखना चाहिए। एक्चुअली दिल की बीमारी कभी भी हम बच्चों के साथ कनेक्ट नहीं करते। व्हाट एज ग्रुप डॉक्टर साहब? स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में ज़्यादा है ये, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन में। और ये ओके। और डॉक्टर साहब ये बताइए कि अपने दिल को हेल्दी रखने के लिए, जैसे कि कहते हैं ना, किडनीज़ को हेल्दी रखने के लिए ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, एक्सरसाइज वगैरह, तो अपने दिल को सेहतमंद रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं? जो मैं मोस्टली समझता हूँ कि 3D इफ़ेक्ट क्या है कि 3D हैं, अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो आपका दिल हेल्दी रहेगा। पहला D है ड्रिल का ये मतलब है कि आपने प्रॉपर 20 मिनट वॉक करनी है, आपने आपको एक इनएक्टिव चीज़ बचाना है, और ये पहला D। दूसरा D है कि आपने डाइट पे कंट्रोल करना है कि एक बैलेंस डाइट के साथ आपने अपने आप को लेके चलना है। ऑफ कोर्स जो तीसरा D है वो है आपका ड्रग्स से ये मुराद है कि अगर आप हाइपरटेंसिव हैं तो आप हाइपरटेंशन की दवाई खाएं, अगर आप डायबिटिक हैं तो आप डायबिटीज़ की दवा खाएं। तो मेरे समझ में ये 3D इफ़ेक्ट हर बंदे ने इंडिविजुअली इसको यूटिलाइज़ करना है। सो एक्सरसाइज करनी, अच्छी खुराक लेनी है, और अगर आपको कोई बीमारी हो जाती है डायग्नोज, जैसे कि डायबिटीज़ है, डॉक्टर कहता है इंसुलिन लेनी है, तो ये नहीं कहना कि हुन मैनू इंसुलिन लग जाएगी। इंसुलिन आपकी बॉडी प्रोड्यूस करती है, और अगर नहीं प्रोड्यूस करती तो फिर उसको ज़रूरत होती है उस चीज़ की। उसी तरह जिस तरह अगर आपको प्यास लगी है, आपको पानी की ज़रूरत है, सो जो आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है मेडिसिन वाइज उसको प्रोवाइड करें, और बिला वजह ड्रग्स का इस्तेमाल ना करें। बहुत से लोग जो हैं वो प्रिस्क्रिप्शन एंड नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स इतनी आसानी से इस्तेमाल करते हैं। आप देखें पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, ये तो लोग ऐसे और एस्प्रिन को ऐसे फक रहे होते हैं कि जिस तरह लोग चने खा रहे होते हैं। एक्चुअली राइट। ज़रा सी पेन होती है, क्या इससे भी दिल पे असर होता है? मैम, 2 किस्म के फैक्टर होते हैं जो आपके दिल को नुकसान पहुंचा सकते हैं। एक मॉडिफाइड फैक्टर हैं, एक नॉन मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं। अच्छा, ये चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट हमारे लिए जानने के लिए, जो मॉडिफाइड फैक्टर हैं उनमें स्मोकिंग सबसे बड़े पहले नंबर पे है। पाकिस्तान में 17% पॉपुलेशन आउट ऑफ 200 यानी 24 करोड़ में से 17% पॉपुलेशन स्मोकर है। मॉडिफाइड फैक्टर में आपका वेट भी है, मॉडिफाइड फैक्टर में आपकी डाइट भी है, ऑफ कोर्स अननेसेसरी मेडिकेशन भी है। जो अनमॉडिफाइड फैक्टर्स वो ये हैं कि जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में हार्ट डिजीज़ रन करती है तो मोस्ट लाइकली कि यू विल गोना हैव इट आल्सो। अब देखिए ना, आप परफेक्टली हेल्दी लोगों को देखते हैं और उनका जो बैड कोलेस्ट्रॉल है वो बहुत हाई होता है। अब मेरी फैमिली में फादर मदर दोनों की साइड पे है, तो मेरा कोलेस्ट्रॉल हमेशा ही हाई होता है, बिकॉज आई एम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। मेरा वेट किधर भी आ जाए, थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाता है कोलेस्ट्रॉल, बट फिर भी आई एम जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड। मुझे हमेशा डॉक्टर ने एक ही बात कही है कि तुम्हें एहतियात करनी है, बिकॉज तुम्हारी फैमिली में दोनों साइड से ये चीज़ एग्जिस्ट करती है। तो व्यूअर्स, अपनी फैमिली हिस्ट्री को भी मद्देनज़र रखते हुए ख़ास ख्याल रखना चाहिए। फैमिली में अगर दोनों साइड पे डायबिटीज़ है तो दैन ख़ास एहतियात करनी पड़ती है, और चेक करते रहना चाहिए कि कहीं आप प्री डायबिटिक स्टेज पे तो नहीं आ गए, और वहाँ से रिवर्सल फिर भी आसान होता है। डायबिटीज़ हो जाए तो फिर वहाँ से रिवर्सल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। डॉक्टर साहब, आपका पैगाम हमारे व्यूअर्स के लिए इन दी एंड? पैगाम यही है, जैसा कि पहले बोला है, कि जो
मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं उन पे हम फोकस करें, एक हेल्दी लाइफस्टाइल की तरफ हम जाएं, एक रेगुलर वॉक की तरफ जाएं, हम एक स्ट्रेस फ्री लिविंग की तरफ जाएं, ताकि हमारी जो अनफॉर्चुनेटली हम जो यूरोपियन पॉपुलेशन से 15 साल ज़्यादा छोटे हैं, हमारी जो एवरेज एज है दैट इज़ 58 ईयर ओल्ड, और उनकी एवरेज एज 83 ईयर ओल्ड जो इन्होंने स्पेन में और जो इन कंट्रीज़ में, सो आप कैन यू इमेजिन कि हम उनसे 15 साल ज़्यादा जल्दी मर जाते हैं। और इस 58 तो कोई एज ही नहीं है। एग्जैक्टली 58 पे तो इंसान जवान होता है। ओके, थैंक यू फॉर दैट हॉरिबल न्यूज़ डॉक्टर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का और हमें गाइड करने का। व्यूअर्स, रोमैटिक हार्ट डिजीज़ एक ऐसी बीमारी है जो छोटे बच्चों को इफ़ेक्ट करती है, स्कूल गोइंग बच्चों को, तो इसलिए ख़ास ऑब्जर्वेशन में रखा करें बच्चों को। अगर गले का बुखार हफ्ता 10 दिन से ज़्यादा बढ़ जाता है तो प्लीज़ 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 इसको एज एन अलार्म साइन लें और फिर जाके बच्चे का उस हिसाब से चेकअप करवाएं। एंड ऑफ कोर्स अगर गले में कोई इशू है बच्चों को, या बीमार हैं, या खांसी है, ज़ुकाम है, तो प्लीज़ बर वक्त उनका इलाज करवाएं। बच्चे को भी तकलीफ़ से बिला वजह गुजारने का क्या पॉइंट है। खैर, छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इट इज़ द लास्ट डे ऑफ आवर ट्रिब्यूट वीक टू द पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री।